नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात राहुल गांधी के बिहार दौरे की कर रहे हैं। जी हाँ, पिछली बार जब राहुल आए थे और उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर जो टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी के बाद आरजेडी के तमाम नेता, या यूं कहें लालू यादव हो या तेजस्वी यादव, बिहार प्रदेश कांग्रेस को पर इस तरीके का दबाव बनाना शुरू किया कि आप राहुल गांधी के बयान के साथ यह कहते हुए आप बयान जारी कीजिए कि नहीं, राहुल गांधी समझ नहीं पाए, मतलब राहुल गांधी के बयान का आप इनडायरेक्टली खंडन कर दीजिए। और इसके लिए अखिलेश सिंह सहित तमाम प्रदेश कांग्रेसियों पर जबरदस्त दबाव तेजस्वी और लालू खुद बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूर, मीडिया से बात तक नहीं की। लेकिन आज राहुल ने जो दोहराया है और जो कहा है कि हम तेलंगाना के तर्ज पे जातीय गणना चाहते हैं। हालांकि तेलंगाना में जो जातीय गणना हुई है, ऐसा नहीं है कि बिहार से कुछ इतर हुआ है, लेकिन सियासत है और नैरेटिव सेट करना है, तो फिर संवाद तो आगे बढ़ाने का स्पेस चाहिए ना। तो कांग्रेस कर्नाटक में भी जातीय जनगणना कराई थी, तो वो क्या हश्र हुआ था उस दौर में, पार्टी को दूसरे चुनाव में, नेक्स्ट चुनाव में बड़ी भारी नुकसान हुआ था। इसलिए कर्नाटक में इस बार बहुत ही अलग तरीके से जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस काम कर रही है। तेलंगाना में सदन में उन्होंने रखा है। लेकिन बड़ी बात यह है, जिस बात को समझने की जरूरत है, कि आखिर राहुल कास्ट को लेकर इतना एग्रेसिव क्यों हो गए हैं। हरियाणा में हार, महाराष्ट्र में हार, बड़ी हार के बावजूद भी कास्ट सेंसस और कास्ट पॉलिटिक्स को से वो अपने आप को अलग नहीं कर रहे हैं। मतलब पूरी मजबूती के साथ वो कास्ट पॉलिटिक्स पर खड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह क्या है? यही राजनीति को समझने की जरूरत है। और ये ऐसी राजनीति है जिससे बीजेपी और जितने तमाम क्षेत्रीय दल हैं सब असहज हैं कांग्रेस से, क्योंकि जिस अंदाज में मुसलमान राष्ट्रीय फलक पर बीजेपी के व्यवहार की वजह से, या यूं कहे बीजेपी की नैरेटिव की वजह से जो एक भय का माहौल बना, उस माहौल में जिस तरीके से क्षेत्रीय दल ने अल्पसंख्यकों से आंख चुराते हुए दिखाया, उनको लगा कि हमारा भाई वो एरा तो जबरदस्त था ना। जिस वक्त मुसलमानों के साथ क्षेत्रीय दल को खड़े होने की जरूरत थी, जिस तरीके से बीजेपी का आक्रमण हो रहा था, उस दौर में कांग्रेस जिस मजबूती के साथ डटा रहा, खड़ा हुआ, आज यही वजह है कि पेन इंडिया मुसलमान लौट रहे हैं। और जो आर्थिक दौर चल रहा है, या जो आर्थिक उदारीकरण का दौर जिस दिशा में जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित समुदाय है तो वो है एससी और एसटी। और आप 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिए, बिहार जैसे राज्यों में भी एससी जो है कांग्रेस की तरफ लौटता हुआ दिखा है। राष्ट्रीय स्तर पर भी आज भी दिल्ली में चुनाव हुआ है तो मुसलमान उस तरीके से कांग्रेस के साथ वोटिंग करते हुए नहीं दिखा है, लेकिन जो दलित है वो काफ़ी तेजी से कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। और राहुल को पता है कि इस आर्थिक उदारीकरण में पिछड़ों को भी, खास करके अति पिछड़ों को भी खासा नुकसान हो रहा है और उनकी माली हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसलिए ये लगातार आज भी बिहार जब वो आए तो इन्हीं तीन कम्युनिटी को, तीन जाति को सबसे ज़्यादा एड्रेस करने की उन्होंने कोशिश की कि आप कहाँ हैं, नौकरी में कहाँ हैं, कॉरपोरेट में कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, देख लीजिए पूरी जीडीपी में आपकी क्या भूमिका है और सरकार आपके लिए क्या कर रही है। और आज देश के सभी महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हुए कौन लोग हैं और आपकी क्या हैसियत है।
ये एक ऐसी नैरेटिव है जो नैरेटिव आरजेडी को भी असहज कर रहा है, क्योंकि वो भी जाट की राजनीति कर रहा है। बीजेपी भी असहज है, क्योंकि सवर्ण और बनिया के बाद जो एक बड़े हिस्से को उन्होंने जोड़ा, वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। आदिवासी भी अब धीरे धीरे बीजेपी से दूर होना शुरू हो गया है, भले आप राष्ट्रपति क्यों नहीं बना दीजिए। तो ये, और पिछड़ों में जो अति पिछड़ा है, जो सबसे गरीब है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि जो पिछड़ों में जो सत्ता की भागीदारी जिनको मिली, अब जैसे बिहार में कुर्मी और कोयडी और यादव, ये तीनों अपने आप को उस रेस में बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन बाकी जो जातियां हैं पिछड़ी जातियों में, वो लगातार पिछड़ रहे हैं, उनकी माली हालत लगातार बिगड़ रही है, क्योंकि आज भी वो कृषि बेस्ड सोसाइटी, बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी का वो हिस्सा है, उससे अपने आप को वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और वो इकोनॉमी लगातार धाराशाही हो रहा है। आज देखिए ना, खेती करने की स्थिति में कोई किसान है क्या? तो वो तबका प्रभावित है, उसको राहुल अपनी तरफ खींचना चाहता है। और वो तबका आज जगलाल चौधरी के जयंती के मौके पर उन्होंने जो भाषण दिया है, भाषण में उन्हीं बातों को उन्होंने फोकस किया है, और उन्हीं बातों के सहारे उस पूरे कंस्टिट्यूएंसीज को अपने तरफ मुखातिब करने की कोशिश की है। तो बिहार के दलित नेता में भी बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि वो तो दलित की सिर्फ राजनीति करते हैं, हिस्सेदारी की बात करेंगे तो सिर्फ नौकरी के अलावा और कुछ बात ही नहीं करते हैं। आज सरकारी अस्पताल खत्म है, बड़ा बढ़िया राहुल ने कहा है, इलाज कहाँ कराने जाते हैं? कॉरपोरेट में। एक बार इलाज हो गया अगर महंगा, सब कुछ खत्म। बच्चों को पढ़ाने कहाँ जाते हैं? सरकारी स्कूल खत्म तो प्राइवेट में जाइए, कितना महंगा पढ़ाई है। तो ये बात किसको चोट पहुंचा रहा है, किसको महसूस हो रहा है? उसी कमजोर तबके के लोगों को, क्योंकि ये तय है कि मिडिल क्लास और सवर्ण अभी हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान से बाहर निकलने वाला नहीं है, अभी अयोध्या से वो बाहर निकलने वाला नहीं है। तो फिर कांग्रेस की दुकानदारी, राजनीति की दुकानदारी चलेगी कैसे? और कांग्रेस को पता है कि जिस तरीके का डिस्कोर्स चल रहा है उसमें यही एक ये है समूह है जिसको लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस देश की राजनीति बदल जाएगी। तो जरा राहुल को सुनिए और एक एक बात को गौर से सुनिएगा कि राहुल जिस बातों का, जिन सवालों को हमने एड्रेस किया है कि क्या क्या राहुल क्या कहना चाह रहे हैं, वो सब कुछ आपको महसूस होगा कि बिहार जैसे राज्यों में जहां उनको पता है कि तेजस्वी अभी सबसे कमजोर स्थिति में है, और अब तेजस्वी से बिहार के मुसलमानों का मोह भंग हो चुका है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का व्यवहार तेजस्वी का रहा, उससे कांग्रेस ने यह तय मान बैठा है कि बीजेपी से लड़ाई अब इन लोगों के भरोसे नहीं लड़ा जा सकता। तो फिर कंस्टिट्यूएंसी कुछ होने बनाना होगा ना, और उस कंस्टिट्यूएंसी के सहारे सियासत साधनी होगी ना। तो राहुल का लगातार बिहार का दौरा उसी कंस्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करने का है और उसी कंस्टिट्यूएंसीज को अपने तरफ मुखातिब करने का है, जिसके सहारे नीतीश 2005 से लगातार बिहार में सत्ता पर बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सामने लालू परिवार है, सामने तेजस्वी है, जिस परिवार के आतंक की वजह से, मतलब जो उनकी सियासत रही उस दौरान जो लोगों ने जो आतंक महसूस किया है, जब तक कांग्रेस ये भरोसा दिलाने में कामयाब नहीं रहती है कि नहीं तेजस्वी आए कोई बात नहीं है, सरकार ऐसा होगा जो गवर्नेंस को प्रमुखता देगी, यादव के आतंक को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, यादववाद दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, ये ताकत राहुल में है क्या? कन्हैया को तो वे बिहार भेज नहीं पा रहे हैं, पप्पू यादव पर लगातार ब्रेक लगा कर रखते हैं। तो ये जो बिहार दौरा है और उस दौरे के सहारे जो साधना चाहते हैं, भले 70 की जगह पर 80 सीट ले ले या 60 सीट ले ले, सीट जो बढ़ा ले, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में आरजेडी पर जो दबाव बना ले, हो सके तो अकेले भी चुनाव लड़ ले, लेकिन लड़ना तो होगा। और ये तय है कि अब जनता जो स्पेस चाह रही है, उस स्पेस के लिए राहुल जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं, वो नैरेटिव तभी वोट में तब्दील हो सकता है जब मजबूती से स्टेट लीडर खड़ा दिखेगा। तो
जाति जनगणना क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूं। जाति जनगणना सिर्फ सर्वे नहीं है, पहला कदम है। जैसे चोट लगती है, मैडम आपको कभी चोट लगी है? हाथ टूटा है कभी आपका? आप अस्पताल गई थी, डॉक्टर ने पहले आपसे क्या कहा? एक्सरे कराना है। कहा नहीं कहा? किसी को चोट लगती है, डॉक्टर पहली चीज कहता है भाई देखो एक्सरे कराओ। तो पहला कदम एक्सरे का है। जाति जनगणना हमें यह बता देगा कि दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़े वर्ग के लोग कौन है, माइनॉरिटी कौन है, जनरल कास्ट कौन है, गरीब जनरल कास्ट कौन है, यह सब पता लग जाएगा। उसके बाद हम दूसरा काम शुरू करेंगे। हम हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं की लिस्ट निकालेंगे, इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट निकालेंगे, चाहे वो जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब इंस्टीट्यूशन की लिस्ट निकालेंगे। उसमें पता लगाएंगे कि मीडिया में दलितों की असलियत में कितनी भागीदारी है, कॉर्पोरेट इंडिया में असलियत में दलितों की कितनी भागीदारी है, ब्यूरोक्रेसी में असलियत में कितनी भागीदारी। भाई और मैंने एक बात समझिए, सवाल धन का है, ठीक है? सवाल धन का है। आज क्या हो रहा है, सारा का सारा धन संस्थाओं में जा रहा है, कॉर्पोरेट इंडिया में जा रहा है, शिक्षा के सिस्टम में जा रहा है, स्वास्थ्य के सिस्टम में जा रहा है। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, एक प्रकार से वो आपके अस्पताल थे, उसमें आपको मुफ्त में इलाज मिलता था। आज सारे के सारे अस्पताल प्राइवेट हैं। कोई बीमार होता है, दलित वर्ग का कोई बीमार होता है, तो लाखों रुपए आपके जेब से निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, है ना? कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल किसके हैं? मोदी का नहीं है, दलितों का नहीं है, पिछड़ों का नहीं है, आदिवासियों का नहीं है, अंबानी अदानी का है, अरबपतियों का है। सारे के सारे जो प्राइवेट अस्पताल है उनके मालिकों की लिस्ट निकाल दो, मुझे दलित नाम दिखा दो एक। इनको सरकारी जमीन दी जाती है, इनको रोज सरकारी जमीन दी जाती है, आप इनको लाखों रुपए देते हो, मगर मालिकों में आपका एक नाम नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो जाति जनगणना से यह सारा का सारा साफ हो जाएगा। इसीलिए कल मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, मैंने दो चीजें कही। एक, मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, इलेक्ट्रिक मोटर की बात की, मोबिलिटी रेवोल्यूशन की बात की, और दूसरी मैंने पार्टिसिपेशन की बात की, भागीदारी की बात की, जाति जनगणना की बात की। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, 1.5 घंटा का जवाब दिया। उस जवाब में आपने जाति जनगणना शब्द सुना? क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये देश की सच्चाई आपको नहीं बताना चाहती। और मैंने निर्णय ले लिया है कि कुछ भी हो जाए, देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मैं उनकी सच्ची भागीदारी दिखाना चाहता हूं। और यहां मतलब बड़े बड़े ऊपर लिख देना चाहता हूं कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को कहीं भी भागीदारी
नहीं मिल रही है। और जैसे ही आपको यह दिखेगा, जैसे ही आपको सचमुच में डेटा दिखेगा, फिर हिंदुस्तान की असलियत, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, हर एक दलित, हर एक पिछड़े वर्ग, हर एक आदिवासी सब समझ जाएंगे। और फिर एक नई तरीके की राजनीति, एक नया तरीके का विकास शुरू होगा।